मैं सबसे पहले भिवानी परिवार मैत्री संघ का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे मौका दिया आज के इस बिजनेस पाठशाला में अपनी बात रखने का। भिवानी परिवार मैत्री संघ के प्रधान श्री राजेश चेतन जी का, जिन्होंने स्पेशली मुझे मोटिवेट किया कि आप ये सेशन लीजिए, और बाकी मेंबर्स भिवानी परिवार से जो जुड़े हुए हैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ ही मुझे ये जानकर काफी खुशी हुई कि आप लोग हर वीक एक नए नए टॉपिक्स पे बिजनेस के बारे में सबको आपस में नॉलेज शेयरिंग करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा, मैं भी फ्यूचर में अगर मेरे लायक कोई टॉपिक हो तो मैं भी इस सेशन में अटेंड करूं। तो टू स्टार्ट विथ, मैं प्रेजेंटेशन को ऐड करना चाहूंगा। जी 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 सरोज जी। मेरी आवाज सबको आ रही होगी, मुझे उम्मीद है। जी सुन पा रहे हैं सौरभ जी। थैंक यू सो मच। या सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है 100 करोड़ का पौधा लगाए। राइट। भारत नेक्स्ट 5 डेज में इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहा है। देश की आजादी तो हो चुकी है और हर साल हम उसे धूमधाम से मनाते हैं, बट एक फाइनेंशियल फ्रीडम है जहां पे हमें लगता है, मुझे लगता है कि हमें और काम करने की जरूरत है और एक फाइनेंशियल आजादी की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। इसीलिए इसीलिए हमने ये सोच के इस टॉपिक का नाम रखा 100 करोड़ का पौधा लगाए। यानी आप ऐसे पौधे को लगाएं जो आने वाले वर्षों में आपके लिए 100 करोड़ का हो जाए। होनी ही चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस चीज के लिए आप डिसिप्लिन होने चाहिए। अंडरस्टैंड किया मेरे वाले में 5 जगह है जिससे आप 100 करोड़ पे पहुंचे। है या वो जॉब कर रहा है, ऐसा थंब रूल ये बोला जाता है कि आपको एटलीस्ट 30% ऑफ आपकी जो मंथली इनकम होती है उसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बन पाए। नेक्स्ट है करेज। अब करेज तो क्या है कि करेज इन्वेस्टमेंट के लिए या तो आप प्रॉपर्टी लेते हैं या इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं, उनमें करेज भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए। ओवरऑल सबसे जो इंपॉर्टेंट है, यू नीड अ गुड फाइनेंशियल एडवाइजर हु कैन गाइड यू फॉर अ लॉन्ग टर्म विजन। क्योंकि ये 100 करोड़ का पौधा लगाने के लिए आप अकेले इस जर्नी में जाएंगे, दोस्तों के साथ जाएंगे। बहुत बार क्या होता है कि मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है, मार्केट आपको मौका नहीं देता कि उस प्रॉब्लम को नेविगेट कर पाए। आप सबको पता होगा 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, जहां पे इक्विटी मार्केट 60%, म्यूचुअल फंड मार्केट ऑलमोस्ट 50 to 60% गिर चुका था। और ये लगभग लगभग इसका इंपैक्ट 1 से 2 साल तक था। तो जिस व्यक्ति ने उस मार्केट में भी बने रहा है और वो लॉन्ग टर्म विजन से जुड़े रहे, उनकी रिटर्न्स आप देखोगे, उन्होंने लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न कमाया। तो उसके लिए उन्होंने डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, रेगुलर कंट्रीब्यूशन और वो इन्वेस्टमेंट जारी रखा जिन्होंने, उनका रिटर्न लॉन्ग टर्म में अच्छा बन पाया। तो इसी से हमारा टॉपिक बनता है 100 करोड़ का पौधा लगाएं। आगे बढ़ते हैं। अब हर एक व्यक्ति हर मंथ में कुछ अर्न करता है। अब अर्निंग अगर आपकी 100 रुपीज है तो या तो आप उसको स्पेंड करते हैं, आपके मंथली ग्रोसरीज, ईएमआई सारा स्पेंड कर रहे हैं आप, कुछ आप सेव कर रहे हैं, चाहे वो बैंक में एफडी लगा रहे हैं, इस टाइप की सेविंग हो रही है। तो थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रिड है, वो है इन्वेस्टमेंट का, जहां पे हमें लगता है कि अभी इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट एज अ थीम ये नेसेंट स्टेज में है और इसे काफी ग्रो होना है। एक जो प्रॉब्लम होती है वो होती है लोगों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ट्रस्ट करने का। बहुत बार आप इन्वेस्ट करते हैं, 1 साल वो रिटर्न नहीं देता, आप चाहते हैं वो पैसा निकाल के कहीं और लगा दिया जाए। बट मैं आज अपने स्लाइड के थ्रू ये बताऊंगा कि कैसे
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के थ्रू एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग के थ्रू कोई भी अमाउंट जो आप ड्रीम सोचना चाहते हैं वो पूरा हो सकता है। तो एज अ थंब रूल मैंने कहा कि मिनिमम 30% आपकी मासिक आय का आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और ये इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर के लिए होता है, आपकी फैमिली के लिए होता है। सो यहां पे मैं दुनिया के जाने माने इन्वेस्टर वारेन बफे का एग्जाम्पल कोट करना चाहता हूं। डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, but spend what is left after saving. That is, you have to plan. आपको अपने आने वाले 1 साल 2 साल 5 साल की प्लानिंग करनी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानिंग। उसके उसमें ये कहा जाता है अगर आपके पास 100 रुपए है तो पहले आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग का पैसा निकालना है, उसके बाद बचे हुए अमाउंट में आपको स्पेंडिंग करनी है। जैसे मान लीजिए आपको 30% से 40% आपको इन्वेस्ट करना है, तो वो मासिक पैसा जो है आपको स्टार्टिंग में निकाल लेना चाहिए, ताकि बचे हुए अमाउंट 50 to 60% आपके पास पता है, आपके पास मंथली बजट है उसको स्पेंड करने का। एक और कोट है वॉरेन बफे का कि कभी भी सिंगल इनकम पे डिपेंड ना रहिए, यू शुड ऑलवेज क्रिएट अ सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। आई एम श्योर यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे आज जो हमें सुन रहे हैं, सब अपने फील्ड में काफी नोन फिगर है और हर कोई अपने फील्ड में अच्छा कर रहा है। बट हो सकता है कि बहुत लोग अपने सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट वो टूल है, वो सोर्स है जहां जो आपको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम देता है और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी देता है। अब क्या क्या इन्वेस्टमेंट टूल्स है जिसके थ्रू आप ये 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर सकते हैं? सो बेसिकली कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल होती है उसके लिए एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आप हर कोई, मुझे उम्मीद है कि हर कोई कुछ ना कुछ अमाउंट स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या डेट मार्केट में इन्वेस्ट करता है। बट कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले उस इन्वेस्टमेंट की जो गोल है वो डिसाइड होनी चाहिए। मेरा तात्पर्य यह है कि अगर किसी को अगले 10 साल में 10 करोड़ रुपए की प्लानिंग करनी है तो उसे अपने फाइनेंशियल प्लानर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ ऐसी प्लानिंग पे बात करनी चाहिए कि कैसे वो आने वाले 10 से 15 साल में 10 करोड़ की प्लानिंग कर सकता है। सिमिलरली किसी का प्लान अगर 50 करोड़ 100 करोड़ का है तो सिमिलर वे में कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले एक लॉन्ग टर्म होराइजन के साथ एक गोल बना के चलना पड़ता है कि हो सकता है आने वाले 10 साल में किसी को अपनी बेटी के लिए फीस देना हो कॉलेज के लिए, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आपको अपने एडवाइजर को ये बताना होता है स्टार्टिंग में कि मुझे आफ्टर 10 years मेरी ये एक्सपेंसेस है, आफ्टर 15 years आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है, उसकी एक्सपेंस के लिए आपको प्लानिंग करनी होती है। तो बेसिकली ये गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट आपको पूरे लाइफ में आपको ईएमआई से दूर रखता है, आपको लोन से दूर रखता है। सो नेक्स्ट है आपके पास ऑप्शंस क्या होते हैं इन्वेस्टमेंट के। जो 100 करोड़ की पौधे लगाने की बात हुई है, पौधा बहुत तरीके से लगाया जा सकता है। एक सिंपल तरीका जो भारत में लंबे समय से चलते आ रहा है वो है जमीन में इन्वेस्ट करने का। और मुझे भी लगता है कि पोर्टफोलियो का एक वैल्यू, आप लैंड लेके अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें काफी अच्छा अप्रिशिएशन होता है। बट वो सेक्टर फॉर्मलाइज नहीं है, उस पर मैं ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज उस एरिया में नहीं है। मैं आज बोलूंगा कि ये ऑप्शंस है, आप गोल्ड इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप बॉन्ड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी जो मैंने कहा, आप बैंक डिपॉजिट कर सकते हैं, इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट टूल वो भी एक जरूरत होती है, आप उसके थ्रू कर सकते हैं। मैंने साइड में एक चीज रखी है म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड एक तरीका है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मेरा ये फर्म बिलीफ है कि म्यूचुअल फंड से अच्छा, मैं प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बोलूंगा, म्यूचुअल फंड से अच्छा कोई टूल नहीं है एज एन इन्वेस्टमेंट जो हम यूज कर सकते हैं अपनी लॉन्ग टर्म गोल बेस्ड प्लानिंग के लिए। सो व्हाई म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट टूल फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन? व्हाई म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट? सी, म्यूचुअल फंड का एक बेस्ट पार्ट होता है कि उसमें रिस्क कम होता है। रिस्क इसलिए कम होता है कि आपका पैसा भारत के बेस्ट माइंड्स मैनेज कर रहे होते हैं। इंडिया में जो बेस्ट ऑफ बेस्ट माइंड्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स होते हैं, वो आपका फंड मैनेज कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, आप जो
डायरेक्ट इक्विटी में कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, टिप्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें क्या होता है, मार्केट बहुत डायनामिक है, बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। उस बदलते मार्केट में बहुत बार क्या होता है, हम जिस स्टॉक में लॉस मेकिंग कर रहे होते हैं वो तो हम बेचते नहीं है, और जो प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक है उसे हम तुरंत सेल कर देते हैं, प्रॉफिट बुकिंग। उससे क्या होता है, आपके पास एक सेट ऑफ लॉस मेकिंग स्टॉक बन जाता है, और उस कारण से लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन नहीं हो पाता है। मेरी अपनी एक्सपीरियंस कहती है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में सिर्फ 15% इन्वेस्टर है जो निफ्टी के रिटर्न को बीट कर पाते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि पिछले 20 सालों में निफ्टी ने ऑन एन एवरेज कितना रिटर्न दिया होगा? जस्ट टू मेक दिस सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव, मैं चाहूंगा, मैं आप लोग से जानना चाहूंगा, आप लोग सब निवेशक होंगे, कि पिछले 20 सालों में लगभग निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया होगा सालाना? आप चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। पंकज जी ने कहा है कि 16%। नवीन दुबे जी कह रहे हैं 15%। ओके, आप लोग काफी क्लोज है। सो निफ्टी एज अ निफ्टी, मुझे लगता है निफ्टी ने अराउंड 12.98% का रिटर्न दिया है लास्ट 20 सालों में। ये डेटा पॉइंट्स डिफरेंट अगर हम चेक करें तो रिटर्न्स डिफरेंट आएंगे। तो ऑन एन एवरेज निफ्टी 13 से 14% टका का रिटर्न देता है बनाकर। तो एक डेटा कहती है जो सेबी हर साल प्रेजेंट करती है, वो कहती है कि इंडिया में सिर्फ 15% ऐसे निवेशक है इक्विटी के जो साल में 14% से ज्यादा का रिटर्न जनरेट कर पाते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। हो सकता है एक साल किसी ने कर लिया, बट लंबे समय तक 14% का रिटर्न इंडिया में सिर्फ 15% इक्विटी इन्वेस्टर कर पाते हैं। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा टूल है जहां पे आपको निफ्टी का रिटर्न तो मिलता ही है, प्लस क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपके साथ जुड़ा हुआ है जो एक एक बहुत बड़े पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा है, जो आगे आने वाली चीजों को प्रेजेंट में समझ पाता है, वैसे लोग उसको मैनेज करते हैं। तो 2-3% का अल्फा रिटर्न, दैट इज 14%, 13-14% प्लस 3%, 2% अल्फा रिटर्न, राइट? सो मोटा मोटा जो निफ्टी से रिटर्न है जो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो अराउंड 16% का रिटर्न बनता है, 16-17% का। ये मैं एक कंजर्वेटिव फिगर लेके चल रहा हूं। अगर आपने इस फिगर पे भी काम करा और एक गोल बेस्ड प्लानिंग करी, तो आप किसी भी लेवल पे आप देखोगे, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ जड़ोगे, तो आप डेफिनेटली अपने विजन पे, अपने एक गोल पे पहुंच पाओगे। तो जैसा कि मैंने बताया, म्यूचुअल फंड के ये फायदे हैं कि ये यहाँ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, आपका किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता। और भी चीजें मैंने बताई है, नेक्स्ट स्लाइड में इसको काफी डिटेल में बताया गया है कि म्यूचुअल फंड में किसी एक स्टॉक पे डिपेंडेंट नहीं होती, जबकि आप डायरेक्ट इक्विटी करते हो, आप एक लैंड लेते हो, तो आप स्पेसिफिक एरिया पे इन्वेस्ट कर रहे हो। जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है वो भारत पे इन्वेस्ट करता है, वो आने वाले इंडिया के डिफरेंट सेक्टर्स पे इन्वेस्ट करता है, और सेक्टर्स के लीडर्स को पहचानता है, और सेक्टर्स के लीडर्स पे इन्वेस्ट करता है। और जब म्यूचुअल फंड मैनेजर को लगता है, पोर्टफोलियो मैनेजर को, कि ये स्टॉक फर्दर रिटर्न नहीं देगा, तो वो उससे इमोशनली अटैच नहीं होता, वो उसी मंथ या उस मंथ के एंड तक उस स्टॉक को बेच देता है, और वापस से उसे 6 महीने बाद लगता है कि उसे स्टॉक पे री एंट्री करनी है, तो वापस से वो स्टॉक ले लेता है। सो बेसिकली इट्स अ इट्स अ थीम ड्रिवन एक्सरसाइज, जहां पे काफी बड़ी रिसर्च टीम होती है म्यूचुअल फंड की, इस चीज को पहचानने में कौन सा स्टॉक अगले एक साल में चलना है, नहीं चलना है। अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड कंपनीज हर महीने ऑलमोस्ट अपने पोर्टफोलियो में 5 से 10 कंपनीज ऐड करती है, और ऑलमोस्ट 5 से 10 कंपनी एग्जिट करती है। नॉर्मली आप टाइम कमिटमेंट की बात करेंगे, अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको हर एक घंटा मार्केट को मॉनिटर करना पड़ता है कि मार्केट गिरा, क्या हुआ, रिजल्ट आने वाला था, अरे वो आरबीआई का सेशन था, आरबीआई की रेपो रेट का क्या हुआ। तो ये सब चिंताएं जब आप इक्विटी मार्केट इन्वेस्टिंग में है वो रहती है। एक मैं कॉशन दे दूं, ऐसा नहीं कि मैं इक्विटी इन्वेस्टिंग नहीं करा था, इक्विटी इन्वेस्टिंग भी मेरा पैशन है, बट मैंने देखा है हर कोई उस इक्विटी इन्वेस्टिंग के पैशन को इक्वली टाइम नहीं दे पाता, और इक्विटी इन्वेस्टिंग थोड़ी रिस्की है। अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बात करूं तो ऑलमोस्ट 75% मेरा पोर्टफोलियो डायरेक्ट इक्विटी में है, बट क्योंकि मैं कह सकता हूं मैं इस सेक्टर में काफी टाइम देता हूं, मैं काफी रिसर्च करता हूं, तो मेरे लिए इक्विटी इन्वेस्टिंग ईजी है, बट और मैं टाइम दे पाता हूं।
इन जनरल लोगों के पास टाइम नहीं होता। म्यूचुअल फंड में क्या है, आपकी सिप लग जाती है और वो सिप आपकी कंटिन्यूअसली चलते रहती है और आपको पता भी नहीं चलता कब आपका एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बन जाता है। अगर मैं कॉस्ट कंपैरिजन की बात करूं तो म्यूचुअल फंड में भी एक कॉस्ट लगता है जो कि एक्सपेंस रेशियो के रूप में आता है, और कोई इसके अलावा कॉस्ट नहीं है। डायरेक्ट इक्विटी में भी कॉस्ट ब्रोकरेज और टैक्सेस का ही है। डिसिप्लिन की बात करें तो म्यूचुअल फंड में क्या है, मार्केट अप है या डाउन आप उसे एसआईपी कंटिन्यू करते हैं, जबकि इक्विटी में क्या होता है, जब निफ्टी 26,000 रहता है ऑल टाइम हाई, हर कोई पैसा डालना चाहता है, यार और बढ़ेगा और बढ़ेगा, डालो पैसा। जैसे ही मार्केट 10% करेक्ट होता है तो मैंने देखा है 50% जो इन्वेस्टर्स होते हैं इक्विटी के, वो घबरा जाते हैं, वो कहते हैं और गिरेगा, अभी नहीं लेना और गिरेगा। इस कारण से क्या होता है, वो जब जब मार्केट एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप फर्दर इन्वेस्ट कर पाए, तो उस एक अपॉर्चुनिटी को बहुत बार जो इन्वेस्टर्स है इक्विटी के थ्रू ले नहीं पाते। बेसिकली मुझे लगता है कि जो है हर एक की अपनी विशेषताएं होती है। डायरेक्ट इक्विटी एक अलग फ्लेवर है, बट म्यूचुअल फंड का जो कैंपेन चलाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड सही है। मुझे वाकई में लगता है कि म्यूचुअल फंड भारत के हर एक नागरिक के लिए सही है, चाहे वो एक छोटे से पान वाला हो, वो भी आपको पता हो मात्र 100 रुपए पर महीने से भी इन्वेस्टिंग कर सकता है। मैंने पर्सनली अपने कोशिश की है कि समाज का छोटा से छोटा व्यक्ति भी अगर सेविंग करे तो वो आप कहते हैं ना डब्बा ट्रेडिंग में ना जाए, जिसमें वो मंथली कंट्रीब्यूट करता है और उसे पता नहीं कि पैसा बाद में मिलता है ना मिलता है, जो शारदा जैसा स्कैम हुआ था। तो मेरी कोशिश होती है कि समाज में अवेयरनेस फैलाया जाए कि आप 100 रुपए महीने भी अगर आप सेविंग करना चाहे तो आपका उससे भी लॉन्ग टर्म सेविंग बनता है और साल में आपको 16% का रिटर्न मिलता है। नाउ मैं अपने बात को, अपने जो कंटेंट है उसको समराइज करके अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि 100 करोड़ का पौधा लगाएं वो कैसे हासिल हो सकता है उस बारे में मैं बात करना चाहूंगा। अगर मैं ये उम्मीद करता हूं यहाँ पे बैठे मैक्सिमम लोग मिनिमम 25,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते ही होंगे। तो अगर किसी ने 25,000 रुपए महीने एक डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट किया और साथ में हर साल उसे 20%, क्योंकि ये अमाउंट थोड़ा छोटा है 25,000, अगर आप स्टार्टिंग 25,000 से कर रहे हैं और अगले साल उसे 20% इंक्रीज कर रहे हैं और सब्सिक्वेंट ईयर में भी 20% इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 5 साल में 33 लाख रुपए, 10 साल में 1.5 करोड़ रुपए, 15 साल में 5.4 करोड़ रुपीज एंड ऑलमोस्ट 25 साल में 50 करोड़ रुपए, और 29वें साल में आप श्योर शॉट 100 करोड़ की जर्नी को पार कर जाएंगे। पता नहीं यानी कि चला है। मात्र 25,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, आप इस नंबर्स को कैलकुलेट करेंगे तो 25,000 रुपए महीने की सिप और उसे आप 20% स्टेप अप कर पाए, जो कि मुझे लगता है हर कोई नहीं कर पाता, बट जिसका आई एम श्योर जिसने अभी इन्वेस्टमेंट कम कर रखी है और वो मार्केट को चेक करना चाहता है तो वो इस चीज को जरूर कर सकता है। 29 साल में 29वें साल एक्चुअली आपका पोर्टफोलियो 100 करोड़ का बन जाएगा। मैं और एक उदाहरण देना चाहूंगा, किसी का अगर मंथली इन्वेस्टमेंट 50,000 रुपए महीने है और वो हर एक अगले साल यानी कि नेक्स्ट ईयर अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट को 15% से स्टेप अप कर सकता है, तो आप देख सकते हैं उनका 10 साल में 2.5 करोड़ रुपए, 20 साल में अराउंड 22.5 करोड़ रुपीज एंड 25 साल में 60 करोड़ रुपए, और 28वें साल में वो अपने 100 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उसको कंप्लीट कर सकता है। अगर कोई 75,000 रुपीज पर मंथ का इन्वेस्टमेंट कर रहा है एसआईपी का, ये मंथली इन्वेस्टमेंट है, आप प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर और वो साथ में स्टेप अप कर रहा है 12% एनुअली से, तो आप देख सकते हैं 27 साढ़े 27 साल में वो 100 करोड़ की जर्नी को हासिल कर सकता है। ये वर्किंग बनाने में मैंने जो रिटर्न लिया है कैगर रिटर्न, वो 16% का लिया है। मैं आपको ये श्योर कर दूं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में मेरे बारे में बताया गया था, मैं 200 प्लस क्लाइंट्स का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेज करता हूं, तो मैं आपको श्योर करता हूं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म में किसी का रिटर्न 18%, 18% से कम का नहीं है।
ये 16% एक कंजर्वेटिव नंबर लिया जा रहा है। इसमें मैं बताऊंगा कि आजकल इन्वेस्टिंग में हम लोग सिर्फ इंडिया पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत सारे ग्लोबल थीम के इन्वेस्टमेंट होते हैं, इंटरनेशनल फंड्स होते हैं, जिसपे मुझे लगता है कि हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए एज अ म्यूचुअल फंड, जो कि एक ऐसा टॉपिक है जहां पे बहुत बात नहीं होती। आपका पूरा 100% पैसा, मैं मानता हूं भारत इंपॉर्टेंट है, बट भारत बहुत बार दूसरे देशों में, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो आपका यूरोपियन मार्केट हो, मैं यूएस का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहूंगा, बट जहां जहां अपॉर्चुनिटी होती है वहां पे आप थ्रू म्यूचुअल फंड इंडिया में बैठे बैठे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो भी टूल साथ में होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि सबसे इजी 100 करोड़ की जर्नी को अगर आप पूरा करना चाहें, तो अगर आप 1 लाख रुपए पर महीने की एसआईपी करते हैं और उसे स्टेप अप करते हैं 10% एवरी ईयर, जो कि अराउंड इन्फ्लेशन जो वैल्यू होती है 6 to 8%, 5 to 7%, उससे थोड़ा ज्यादा अगर आप स्टेप अप करते हैं, तो आप देख सकते हैं मात्र 27 साल में, ये हो सकता है 27 साल सबकी इन्वेस्टमेंट जर्नी ना हो, बट जो यंग है, जो अंडर 40 है, वो इसकी प्लानिंग जरूर कर सकते हैं। और उसके बाद हो सकता है कि मैं 100 करोड़ की बात आज हम कर रहे हैं पौधा लगाने की, बट किसी की जर्नी में किसी को 25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, यानी कि लॉन्ग टर्म विजन में उनको अपना कॉर्पस बनाना है, तो सिमिलर वे में उनकी प्लानिंग भी बहुत आसानी से हो सकती है। मैंने ये प्रॉब्लम देखा है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग हो चाहे इक्विटी इन्वेस्टिंग हो, लोग स्टार्ट तो ठीक करते हैं, बट बहुत बार अपने डिसिप्लिन को खो देते हैं। वो वो उन्हें लगता है कि इतना पैसा बन ही नहीं सकता, और फिर वो पैसे को स्पेंड, जो जरूरत खर्चे है वो डेफिनेटली होनी चाहिए, बट ये लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन चाहिए होगा आपको 100 करोड़ के फिगर को क्रॉस करने के लिए। नाउ आई एम श्योर आपके मन में क्वेश्चन होगा, क्या ये पॉसिबल है, क्या जो नंबर्स में दिखा रहा हूं क्या ये रियलिस्टिक है, क्या ये करेक्ट फिगर है? तो आप मेरा यकीन मानिए, ये हो पा रहा है। मैं इसे कहता हूं मैजिक ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो 7 वर्ल्ड में जो वंडर्स है, उसमें कहा जाता है 8वां वंडर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इनिशियल 8 साल आपको, 7 से 8 साल लग जाता है पोर्टफोलियो को डबल होने में, म्यूचुअल फंड के थ्रू, एसआईपी के थ्रू। बट जैसे जैसे जर्नी में आप आगे बढ़ते हैं, आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करना स्टार्ट हो जाता है, और आपको पता नहीं चलता कि इतनी जल्दी आप अपने पोर्टफोलियो में अपने जो टारगेट बनाई थी, जो मैंने गोल बेस्ड प्लानिंग की बात की थी, वो आप इजिली अचीव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई एसआईपी। मैं ऐसा भी कह सकता था आप वन टाइम में आप 2 करोड़ रुपए लगा दें, और हो सकता है 20-30 साल में आपका वो 100 करोड़ बन जाए, वो भी एक तरीका है। बट हमें लगता है कि यंग एज में अचानक से आपके पास 2-3 करोड़ रुपए होना पॉसिबल नहीं होता। ज्यादातर लोग अपने मासिक आय, यानी कि या तो सैलरी के थ्रू या अपने बिजनेस से इनकम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए एसआईपी एक अच्छा टूल है। एसआईपी सिर्फ म्यूचुअल फंड में नहीं होता, एसआईपी आप अगर इक्विटी इन्वेस्टर हो उसमें भी आप एसआईपी सिर्फ कर सकते हैं। तो बेसिकली वाई एसआईपी, एसआईपी से आपको एक डिसिप्लिन आता है, आपको एक कॉस्ट की एवरेजिंग होती है एसआईपी से, कंपाउंडिंग में हेल्प मिलती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एसआईपी जो है, क्योंकि वो उनके बैंक मैंडेट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, आपको पता भी नहीं चलता आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट हो रही है, मार्केट या अप है मार्केट डाउन है, आप रोज मार्केट को ट्रैक नहीं करते, आप अपने बिजनेस में फोकस करते हैं, आप अपने काम पे फोकस करते हैं, और आपका पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है और आपके लिए रिटर्न बना के देता है। अब ये आप देखोगे, ये डेटा सेंसेक्स का लास्ट 40 इयर्स होराइजन का रिटर्न है। लास्ट 5 इयर्स में सेंसेक्स जो है, ये डेटा थोड़ा पुराना है, आप देखेंगे 2023 का डेटा है, क्योंकि मैंने एमफी से ये डेटा लिया है। ये मोटा मोटी आप देखेंगे 5 साल के होराइजन में देखिए, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के, 25 साल, या फिर 40 साल, जो निफ्टी और सेंसेक्स का रिटर्न है वो ऑलमोस्ट 13 to 15% के रेंज में रहता है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी। तो अगर आप कुछ ना करें तो आप एटलीस्ट निफ्टी में भी इन्वेस्टेड रहें, तो आपका 14 से 15% का रिटर्न बन जाता है। तो इसलिए मैंने जो भी वर्किंग करी है, जिसमें कि मैंने 2-3% का अल्फा रिटर्न आप एज अ बीटा गेन करते हैं, तो वो 16% का रिटर्न, एक जो जो इंडिया में आप एक जो रिजनेबल रिटर्न लेना चाहिए, मैंने वो लिया है, जिससे हमने 100 करोड़ की वेल्थ प्लानिंग के बारे में बात करी है। और इस पौधे की शुरुआत
मुझे लगता है कि हर किसी को इस पे काम करना चाहिए, अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग गोल के बारे में सोचना चाहिए। मैंने ऐसे काफी फैमिलीज देखी है जो फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं और उन्होंने 90% अपना वेल्थ डिस्ट्रक्ट करा हो, उन्होंने 2-2 करोड़ रुपए लगाए हो और उनका पोर्टफोलियो 20 लाख का भी ना रहा हो। तो वैसी इन्वेस्टिंग आप तब करिए जब आपको काफी इन डेप्थ में नॉलेज हो। अदरवाइज मेरी सबको ये रिकमेंडेशन होगी कि वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग पे बिलीव करें और एक लॉन्ग टर्म होराइजन से आगे बढ़े और अपने जीवन की जो आपकी लक्ष्य है, जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कही गई है, ऐसा भी माना जाता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल में पहुंच गए तो आप एक मंथली, आप एक तरह का रिटायरमेंट प्लान की तरह इसको यूज कर सकते हैं। इसको SWP कहा जाता है। आप एक मंथली रिटर्न, अगर आपका पोर्टफोलियो 10 करोड़ का हो चुका है तो आप 10 लाख रुपए पर महीने पूरी लाइफ आपको मिलती है और वो आप इंजॉय कर सकते हैं और अपने जीवन में आप बाकी काम पे फोकस कर सकते हैं। तो मेरा जो आज का सेशन था वो था 100 करोड़ का पौधा लगाएं। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात इस चीज में समझ आई हो कि डिसिप्लिन एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग अगर आप करते हैं तो उसमें आपको वोलेटिलिटी कम होती है, रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है और म्यूचुअल फंड इनिशियल ईयर्स में थोड़ा रिटर्न कम दिखाता है, बट आप लॉन्ग टर्म होराइजन से जाएं तो डेफिनेटली आपका जो भी विजन हो, चाहे वो 25 करोड़ का हो, 50 करोड़ का हो, 100 करोड़ का हो, वो अचीव किया जा सकता है। बट इसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जिसपे आप ट्रस्ट कर पाए उनके साथ बैठना चाहिए, उसकी प्लानिंग करनी चाहिए और उसके एग्जीक्यूशन में काम करना चाहिए। और इस इन्वेस्टिंग की जर्नी में साथ में और भी फाइनेंशियल प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंश्योरेंस की प्लानिंग हो, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इन्वेस्टिंग करें, आपको आपको अपने टर्म लाइफ इंश्योरेंस की प्लानिंग, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट का, वो भी करनी चाहिए। आपको प्लानिंग में आपके एक्सपेंस का भी, आपके हॉलीडेज की भी प्लानिंग होती है कि आपको कितना टाइम फॉर एग्जांपल साल में हॉलीडे जाना है, उस हिसाब से पूरी प्लानिंग बनती है। तो उस प्लानिंग को करा करके आप अपनी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पे काम करिए और जो भी आपका विजन हो। हमने एक थीम बनाया है, मैं देखना चाहूंगा आने वाले 25-30 सालों में हर कोई एक 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के का एक उनका नेट असेट वैल्यू हो। और मैं अपनी बात को इसी के साथ अपने टॉपिक को एंड करना चाहूंगा। आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ आई हो